myself श्वेता श्रीवास्तव and I am your कॉमर्स टीचर्स। बच्चों आज का जो आपका टॉपिक है उसे देखिए। आज का आपका टॉपिक है निगोटिएशन ऑफ अ बिल। निगोटिएशन ऑफ अ बिल क्या होता है? ठीक है, इसे वैसे तो हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज अ निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसे हम निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। डेट इज डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग मनी और मनी वॉर द टाइटल टू विच कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी only. After a bill are endorsed and delivered to a third party, it would become a payable to him instead the original holder, and he may again endorse it over to a fourth person and so on. But if the words or order are omitted, then the bill becomes payable to the person name and the him alone. No other person can claim for payment on its maturity. इसमें क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। डेट इज दिस डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट मनी, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है थ्रू इंडोर्समेंट। But in due date, the accept is not pay this bill, the third party cannot claim for the payment and original holder ही मतलब जो थर्ड पार्टी होती है वो पेमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, केवल जो उसका ओरिजिनल होल्डर होगा वही इसमें क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, यानी कि विपत्र का लेनदार को बेचान करना। एनी होल्डर में ट्रांसफर अ बिल unless the bill bearer are restrictive endorsement and endorsement containing words prohibiting its transfer. If a bill is payable to the bearer, it is transferred by mere delivery. If payable to the order, it is transferred by the endorsement and delivery. An order bill will require the holder's signature on the back of the bill before its transfer. इसमें क्या होता है, जब विपत्र का लेखक या विपत्र का भुगतान स्वयं ना लेके किसी अन्य लेनदार को दिलाना चाहता है तो इस क्रिया को ही हम इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल कहते हैं। विपत्र का जो बेचान करने के लिए विपत्र का जो ड्रॉअर होता है, लेखक होता है, वो विपत्र के पीछे की तरफ अपना सिग्नेचर कर देता है। जो व्यक्ति विपत्र का बेचान करता है उसे बेचान करता यानी कि इंडोर्सर कहते हैं, और जिस व्यक्ति के पक्ष में बेचान किया जाता है, इंडोर्स किया जाता है, उसे बेचान प्राप्त करता यानी कि इंडोर्सी कहते हैं। इस संबंध में कहते हैं। अब आता है डिसऑनर ऑफ अ बिल। ये क्या होता है, डिसऑनर ऑफ अ बिल? There may be the two possible at a time of maturity. There will a dishonor when the drawer is unable to make the payment on the maturity of the bill. When a bill is dishonored, immediate notice should be given to the drawer and the endorser. If this not done, the holder of the bill cannot claim for due amount. All the expenses incurred relating to the dishonor of the bill should be debited to the person from whom the bill was received. The acceptor of the bill is primarily liable for payment, but the holder has the right to take action against drawer and other endorse of a bill. इसे बहुत अच्छे से समझना, पूरा इसको हम समझा रहे हैं आपको हिंदी में। जब किसी विपत्र का ड्रॉय विपत्र की भुगतान तिथि पे विपत्र का भुगतान कर देता है तो इसे विपत्र का हॉनर ऑफ अ बिल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विपत्र के स्वीकारक ने दे तिथि को, मतलब जो उसकी देने का डेट है उस समय विपत्र का पूर्ण हॉनर किया है, परंतु यदि स्वीकार भुगतान तिथि पर विपत्र का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, अनाबिल टू पे रहता है और भुगतान नहीं करता है तो विपत्र की अप्रतिष्ठा हो जाती है यानी कि डिसऑनर हो जाता है। दूसरे शब्दों में जब हम किसी विपत्र का स्वीकर्ता विपत्र की भुगतान तिथि पे विपत्र का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो उसे भी डिसऑनर ऑफ अ बिल कहा जाता है। विपत्र का डिसऑनर के समय धारक को इसका लिखित प्रमाण प्राप्त कार्य करने के लिए नोटरी पब्लिक से विपत्र का प्रमाणन यानी नोटिंग अवश्य करा लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही आपका आता है नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है? व्हेन अ बिल is dishonored, the holder usually hand it over to the notary public for re-acceptance or payment by the drawer as the case may be. It is necessary to present the bill on a dishonor to notary public because it gives a local evidence of a dishonor. The notary public notes the causes of a non-acceptance or a non-payment by the acceptor. The presentation of a bill through the notary public very important on a dishonor or possibility of a dishonor because if the acceptor proved that bill was not properly presented to him for a payment, he may escape his liability. विपत्र की डिसऑनर होने पर यह सिद्ध करने के लिए कि विपत्र वास्तव में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया था, विपत्र वास्तव में डिसऑनर हुआ है, विपत्र का नोटिंग करा लेना चाहिए। इस कार्य के लिए नोटरी पब्लिक सरकार की ओर से नियुक्त किया हुआ एक अधिकारी होता है। जो इस अधिकारी को यह कार्य होता है कि वह स्वयं विपत्र की स्वीकारता के पास भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है और इसकी
डिसऑनर का सबूत लेता है। यह विपत्र के विवरण, पुनः प्रस्तुतिकरण और अनादरण के कारणों का रिकॉर्ड रखता है और एक चिट यानी स्लिप पे अपने सिग्नेचर करा के सील लगा के विपत्र के साथ उसको अटैच करता है। ऐसा करने से डिसऑनर स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार डिसऑनर के बारे में नोटरी पब्लिक द्वारा जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उसे ही हम नोटिंग कहते हैं। अब इसके बाद आपका आता है नोटिंग के बाद रिन्यूअल ऑफ अ बिल। रिन्यूअल ऑफ अ बिल क्या होता है उसे देखो। Renewal of a bill. It often happened that the acceptor of a bill to unable to meet his commitment on maturity date of the bill. Under such circumstances, rather than allow the bill to the dishonor on a maturity, he would approach the drawer of a bill before the due date and ask him to increase the duration of the bill or cancel the original bill and draw on him another one for an extended duration. जब विपत्र का स्वीकारकर्ता विपत्र की देय तिथि पे अपनी स्वीकृत विपत्र की रकम का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो उसे डिसऑनर से बचना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह विपत्र के लेखक अर्थात जो उसका ड्रॉअर होता है उससे यह निवेदन करता है कि वह विपत्र के भुगतान के लिए उसे कुछ समय और दे दे। इस स्थिति में यदि विपत्र का लेखक स्वीकारकर्ता के निवेदन को मान लेता है तो उस विपत्र को कैंसिल कर देता है और उसके स्थान पर कुछ समय बढ़ाकर एक नया विपत्र लिख देता है जिससे कि वह विपत्र की रकम का भुगतान करने के लिए व्यवस्था कर सके। यदि लेखक स्वीकारता के इस निवेदन को स्वीकार कर लेता है तो स्वीकारता के बढ़ाई जाने वाली अवधि के लिए एक नया विपत्र लिखता है जिसे स्वीकारता स्वीकार करता है और इस क्रिया को ही हम रिन्यूअल कहते हैं। और जो भी लेखक इस बढ़ाई की अवधि का ब्याज तथा नकद लेता है या नए विपत्र की रकम में सम्मिलित कर लेता है, विपत्र के रद्द करने की प्रविष्टि होती है जो विपत्र के डिसऑनर के लिए की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। ये क्या होता है? When the financial position of the drawer is sound, he pay the bill before the due date. It is said to have been retired under discount as the party making the payment receive same discount. This discount is known as rebate and payment of a bill before due date is called retired. कभी कभी जो स्वीकारकर्ता यानी कि देनदार अपने द्वारा स्वीकृत किए गए विपत्र का भुगतान अवधि समाप्त होने से पूर्व ही कर देना चाहता है। ऐसी दशा में जो विपत्र का लेखक या धारक विपत्र का भुगतान के समय पहले प्राप्त होने के कारण शेष समय के लिए स्वीकर्ता अर्थात देनदार के लिए कुछ डिस्काउंट और रिबेट करता है। यह छूट जो होती है वो प्री डिस्काउंट या रिबेट कहलाती है। ये छूट की राशि देनदार के लिए लाभ अर्थात भुगतान पाने के लिए हानि है। इस प्रकार भुगतान अवधि समाप्त से पूर्व विपत्र का भुगतान रिटायरमेंट ऑफ अ बिल बिफोर मैच्योरिटी अंडर रिबेट और डिस्काउंट कहलाता है। अब इसके बाद आपका आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉयर। ये क्या होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉयर? देखिए, if the financial position of a drawer is not too sound and he is unable to meet his liability, then he said is to have become insolvent. If the become insolvent before the maturity date of the bill, then the bill is automatically dishonor on the due date. Drawer becomes insolvent. The entry of a dishonor is passed in the book of a drawer as well as drawer if only a part of a amount is realized from the drawer state and there is a no hope or getting the rest of the money. Then the unrealized amount is debited to bad debts account by the drawer and drawer account is credited with the full amount. If the full amount remain unrealized and there is a no hope of realization, then the whole of amount is transferred to the bad debts account and drawer is credited with the full amount. इसमें क्या होता है, कभी कभी विपत्र की जो डेट होती है उससे पूरी विपत्र का स्वीकार करता है विपत्र की रकम का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। उसकी निजी संपत्ति या जो भी उसकी मतलब प्रॉपर्टी होती है इतनी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती तो ऋणों का भुगतान किया जा सकता है। तो यह समझा जाता है कि स्वीकारकर्ता दिवालिया हो गया है यानी कि इंसॉल्वेंट हो गया है। विपत्र के स्वीकारकर्ता के दिवालिया होने पे जो विनिमय विपत्र की संपूर्ण राशि प्राप्त नहीं हो पाती उसका केवल कुछ ही भाग प्राप्त हो जाता है। इस दशा में विनिमय विपत्र को अनादृत यानी डिसऑनर किया जाता है। उसके बाद जो रकम प्राप्त हो जाती है उसे डेबिट तथा आहर्त खाता में क्रेडिट किया जाता है। जो रकम प्राप्त नहीं हो पाती उसे अशोध ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स मान के बैड डेब्ट्स के अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है। आहर्ती दिवालिया होने के कारण जितनी रकम का भुगतान नहीं कर पाता उसे डिफिशियंसी अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अब इसके बाद आपका आता है एकमेंडेशन ऑफ बिल। एकमेंडेशन ऑफ बिल क्या होता है?
An accommodation bill is a bill of exchange for which no consideration given the drawer to the acceptor, but which has been drawn on accepted by the parties consent for their mutual accommodation with a view to raise money by negotiating it. Bills of exchange are mean financial actual sales and purchase of a goods, but accommodation bill is the method of proving financial by the trader on the credit basis on the other. कभी कभी जो आपका विनिमय विपत्र का प्रयोग व्यापारिक लेन देनों को निपटाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ फाइनेंशियली सिचुएशन के समय भी बिना किसी व्यापारिक लेन देन के एक दूसरे के सहयोग करने के उद्देश्य से भी एक दूसरे पे ये विपत्र लिखा जाता है। दूसरा व्यक्ति बिना कोई प्रतिक्रिया किए हुए ही स्वीकृति दे देता है। विपत्र के लेखक इस विपत्र को बैंक से भुना के अपना काम चलाते हैं और कभी कभी विपत्र के भुनाने से प्राप्त राशि को आपस में एक निश्चित रेशियो में बांट लेते हैं। इस प्रकार के विपत्र को ही हम एकोमोडेशन बिल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर में जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका पहला बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसे लिखिएगा, फीचर्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एडवांटेजेस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ये लिखिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, ये छोटी छोटी नोट्स हैं, इसको आप लिखते चलिएगा, चेक, काइंड्स ऑफ चेक्स, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। इतना लिखने के बाद जो अभी मैंने आपको IOU और क्या कहते हैं निगोटिएशन ऑफ अ बिल, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, डिसऑनर ऑफ अ बिल, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बताई, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू होंगे जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।